नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग खान सर के द्वारा बेहतरीन सेट देखेंगे। यह सेट जो है 2012 का एग्जाम में पूछा हुआ सेट है और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, कौन सा विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है क्यूबा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यूबा जो है 1960 के दशक में 1960 के दशक में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा जो है निर्यातक देश था, इसलिए इसे जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा की बात करें तो क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। कहाँ है? हवाना जो है क्यूबा की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारत का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, नेशनल पार्क, तो वह है लद्दाख का हिमिस। लद्दाख का हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसका कुल विस्तृत पूछा जाए तो 3550 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। वहीं बात करें भारत में पूछा जाए बाघ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वह है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और इसकी क्षेत्रफल है 3568। चलिए प्रश्न, आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला देश। क्वेश्चन 2012 का है इसलिए प्रश्न आया था। तो 2016 में ओलंपिक जो खेल हुआ था वह हुआ था रियो डी जेनेरियो में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पिछला ओलंपिक की बात करें तो 32वां जो ओलंपिक हुआ था 2021 कहाँ हुआ था? टोक्यो में। जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था और इसका जो शुभंकर था वह था मिराई तोबा। क्या था? मिराई तोबा। इसके उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह और समापन समारोह के ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया जो पहलवान है। भारत का पहला जो पदक मिला था टोक्यो ओलंपिक में वह मीराबाई चानू के द्वारा मिला था। किसके द्वारा? मीराबाई चानू के द्वारा। भारत ने कुल 7 पदक जीते थे और भारत 48वें स्थान पर रहा था टोक्यो ओलंपिक में। चलिए प्रश्न है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है तो वह है सीमा शुल्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कर की बात करें तो कर 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण की बात करें तो आयकर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, ब्याज कर, उपहार कर। वहीं राज्य की बात करें तो भू राजस्व कर, कृषि पर आय कर, होटल से प्राप्तियों पर कर। ये सारे जो है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण की बात करें तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क यह जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। वहीं व्यापार कर, शिक्षा उपकर, वैट, व्यापार कर, बिक्री कर, विज्ञापन पर कर, ये और स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, ये मनोरंजन कर, ये सारे जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। तो कोलिमा ज्वालामुखी यह मैक्सिको में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और इसकी ऊंचाई है 3280 किलोमीटर और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ हमेशा उद्गार होता हो। अन्य सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो अस्टाम्बोली ज्वालामुखी। अच्छा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? वही अस्टाम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी निकट भविष्य में उद्गार नहीं हुआ हो लेकिन इसमें उद्गार होने की संभावना होता हो, तो ये कहलाते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। जैसे भूमध्य सागर में है वेसुवियन ज्वालामुखी, वहीं जापान में है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। वहीं एक होता है शांत ज्वालामुखी जहाँ भविष्य में कभी उद्गार होने की संभावना नहीं और निकट भविष्य में उसमें उद्गार भी ना हुआ हो, जो म्यांमार का है पोपा ज्वालामुखी जो एक शांत ज्वालामुखी है। अफ्रीका में है किलिमंजारो ज्वालामुखी, यह भी एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल चीन में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। यह चीन के जो शहर है
हांगकांग को मकाऊ से जोड़ता है, हांगकांग से मकाऊ के बीच है और इसकी कुल लंबाई है 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर। यह पुल पर्ल रिवर एस्चुरी के दियांग जल क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाता है, तो यह कहलाता है रिवर्स रेपो दर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे अगर और समझा जाए तो रिवर्स रेपो दर क्या होता है, वह ब्याज दर जो आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्प अवधि के ऋणों पर दी जाती है, यह रिवर्स रेपो दर कहलाता है। वहीं रेपो दर क्या कहलाता है, रेपो दर होता है वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई जो ऋण देता है वह कहलाता है रेपो दर, और आरबीआई को जो अन्य बैंकों से प्राप्त होता है वह होता है रिवर्स रेपो दर। चलिए अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है, तो ये एक बांसुरी वादक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अन्य बांसुरी वादक की अगर बात करें तो पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला, राजेंद्र प्रसन्ना, ये सारे प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तबला वादक की बात करें तो जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, गुदई महराज, किशन महराज, ये सारे जो है तबला वादक है। सरोद वादक की बात करें तो अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी, ये सारे सरोद वादक हैं। और शहनाई की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां, ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध, तो आर के लक्ष्मण यह एक क्या है, तो आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्हें जो है 1921 में उनकी रचना थी द कॉमन मैन के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित शहर हरिद्वार नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरिद्वार यह जो है हम लोग जानते हैं गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जूट। वहीं बात करें तमिलनाडु, तो ये मछलियों का सबसे अधिक जो है मछली उत्पादन कहाँ होता है, तो यह तमिलनाडु में होता है। अच्छा, बात करें चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है यूपी। कौन सा राज्य है, यूपी है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, तो ये महानदी पर निर्मित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी पर कौन से बांध है, तो कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। कौन सी बांध, अलमाटी बांध। श्रीशैलम परियोजना और नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। नर्मदा नदी की अगर बात करें तो नर्मदा नदी इस पर है सरदार सरोवर परियोजना। वहीं गोदावरी की बात करें तो जायकवाड़ी परियोजना और पोचमपाद परियोजना ये जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा, तो इसे लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, वंदे मातरम इससे पहली बार कब गाया गया, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 12वां अधिवेशन 1896 हुआ। कहाँ था, कलकत्ता में। और किसके अध्यक्षता में हुआ था, रहीमतुल्ला सियानी इसके अध्यक्षता में हुआ था। और इसी में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अच्छा, वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो वंदे मातरम को जो है संविधान सभा ने अपनाया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को स्थिति को अपनाया गया था, जबकि राष्ट्र ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी का अभी शासन नहीं कर रही है, तो इसमें ऑप्शन जो है हम लोग देख लेते हैं। अभी के अनुसार गुजरात में बीजेपी शासन कर रहा है, राजस्थान में बीजेपी का शासन नहीं है,
और कर्नाटक में भी बीजेपी का शासन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी। अभी के अनुसार ये दोनों राज्य में बीजेपी का शासन नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध हॉकी से। हॉकी की अन्य महत्वपूर्ण अगर ट्रॉफी देखा जाए या कप देखा जाए तो बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी और इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सारे का संबंध है हॉकी से। वहीं बात करें फुटबॉल की ट्रॉफी की अगर बात करें तो डूरंड कप, रोबर्ट्स कप, वीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी और मरडेगा कप, इन सबों का संबंध, और सुब्रतो मुखर्जी कप, इन सबों का संबंधित है फुटबॉल से। क्रिकेट की अगर बात करें, किसका? क्रिकेट की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं रणजी ट्रॉफी। वहीं बैडमिंटन की अगर बात करें, किसका? बैडमिंटन का, तो नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप, इनका संबंध है बैडमिंटन से। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि रेड क्रॉस की स्थापना अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुआ था 1863 ईस्वी में। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और रेड क्रॉस दिवस हम लोग मनाते हैं कब? तो 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो इसमें कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगभूमि की रचना किसने किया है? प्रेमचंद जी ने किया है रंगभूमि की रचना। इस उपन्यास में पूंजीवाद, सात जनसंघर्ष व बदलाव की महान गाथा का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो कौटिल्य ने रचना किया है अर्थशास्त्र का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसकी रचना? अर्थशास्त्र ने इसकी रचना किया। यह एक संस्कृत का ग्रंथ है जिसमें राज व्यवस्था से संबंधित जो व्यवस्थाएं का वर्णन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और राज्य में पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगता है। तिब्बत जो अभी चीन के कब्जे में है, तो चीन, नेपाल और भूटान से इसकी सीमा लगती है। अगला प्रश्न, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर होता है, तो वह किसके बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख बराबर 1 मिलियन कहलाता है यूरोपीय देशों में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बिलियन जो है, तो बिलियन में 9 शून्य होते हैं, जबकि मिलियन में कितने शून्य होते हैं? 6 शून्य होते हैं, और बिलियन में 9 शून्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट का संबंध है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से संबंधित है सिली पॉइंट। अगला प्रश्न, स्वतंत्र यानी गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्वतंत्र यानी गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी। प्रश्न है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है कहाँ का? पुरी, उड़ीसा का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। त्यौहार की बात आई है या मेला की बात आई तो हम लोग करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। हाल ही में मनाया गया है त्यौहार है काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव यह कहाँ मनाया गया है? तो महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में मनाया गया। अच्छा, एक मेला लगता है बिहू कुह उत्सव, यह कहाँ का है? तो बिहू कुह उत्सव यह मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। अच्छा, अवतार महोत्सव यह किस राज्य में मनाया गया है? तो यह राजस्थान में मनाया गया। लोसर महोत्सव यह लद्दाख में मनाया गया। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है।
वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी में से एक है दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है बांग्लादेश का सृजन हुआ था। तो बांग्लादेश का जो सृजन हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो है इस बांग्लादेश का क्या नाम था? तो उसमें बांग्लादेश का क्या नाम था? पश्चिमी पाकिस्तान जो था वह पाकिस्तान का नाम था, और पूर्वी पाकिस्तान यह जो है बांग्लादेश का नाम था। किसका था? बांग्लादेश का नाम हुआ। अच्छा, बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश से भारत के जो राज्य सीमा करते हैं वो राज्य है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। ये 5 राज्य जो है ये बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। भारत की बात करें तो भारत जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश से, लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश से। चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अनुच्छेद 56 का 1 के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति देते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न योजना आयोग है। तो योजना आयोग एक कार्यकारिणी निकाय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह है कि गैर संवैधानिक निकाय है। क्या? योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पे जो है नीति आयोग का गठन किया गया। किसका? नीति आयोग का। नीति का फुल फॉर्म होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका गठन किया गया था। अच्छा, नीति आयोग की बात आई तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी जो है वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है। और सीईओ कौन है? तो वी आर सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में सीईओ है। चलिए अगला प्रश्न है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण हम लोग शोध संस्थान को देख लेते हैं। अच्छा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यह मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में स्थित है। चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में क्या स्थित है? तो चेन्नई में है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। कहाँ है? चेन्नई में। रांची में एक और है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। कहाँ है? रांची में स्थित है। वहीं बात करें मैसूर में है खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। दुर्गापुर में क्या है? केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। वहीं धनबाद में क्या चीज़ है? तो धनबाद में है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? धनबाद में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। कितना है? 65 ईयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? 62 वर्ष है, 62 ईयर है। चलिए अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की बात है तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वहीं बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो 50वें नंबर के हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो इसका महान योद्धा था वो नेपोलियन बोनापार्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। 1789 की क्रांति के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी। इस क्रांति के महान नेता यही थे, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे वह कौन थे?
तो प्रथम गृह मंत्री हमारे थे, आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं प्रधानमंत्री की बात करें तो नेहरू जी और पटेल जी के पास गृह, सूचना और राज्य मामलों के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। जॉन मेथाई रेलवे मिनिस्टर थे। भीमराव अंबेडकर ये विधि यानी कानून मंत्री थे। क्या थे? कानून मंत्री थे। वहीं बात करें स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। वाणिज्य मंत्री थे CH भाभा। संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई। वित्त मंत्री थे RK षणमुखम शेट्टी और खान कार्य एवं ऊर्जा मंत्री थे VN गॉडगिल। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है, तो वह सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना किया गया था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। बढ़ते हैं आगे। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, तो पाणिनि जो था वह क्या था? तो पाणिनि जो था वह क्या था? तो वह एक महान व्याकरण शास्त्री था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनकी एक प्रमुख जो पुस्तक है वह है अष्टधाई। अष्टधाई इनकी प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था अरबों ने। किसने किया था? अरबों ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरबों ने सबसे पहले 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। कहाँ किया था? सिंध पर आक्रमण किया था और वहाँ का उसमें राजा था दाहिर, राजा दाहिर सेन। उस पर जो है अरबों के द्वारा प्रथम आक्रमण किया गया था। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु किया हो, यह भी सही है। लोकसभा का सदस्य हो, यह जो है आवश्यक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, लोकसभा का सदस्य हो, यह आवश्यक नहीं। पढ़ते हैं आगे। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया दयानंद सरस्वती जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया? दयानंद सरस्वती जी ने इसकी रचना किया था 1874 ईस्वी में, जिसमें आर्य समाज, जिसे सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबल भी कहा जाता है। अच्छा, बात करें आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो हम लोग जानते हैं दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में, गुजरात के कठियावाड़ में हुआ था। इनका बचपन का नाम भी एग्जाम में पूछ लिया था। बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो और भारत भारतवासियों के लिए है। यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने भारत का मार्टिन लूथर, दयानंद सरस्वती जी को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। किसका? स्वराज शब्द का। और इनकी मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में, 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी ने किया? तो गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। और बेलगांव अधिवेशन यह हुआ कब था? तो यह 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। देख लेते हैं। बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी जी ने किया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सूरत की बात करें तो सूरत में हुआ था 1907 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी ने किया था। और इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नागपुर में हुआ था 1891 का अधिवेशन, 1891 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया था पी आनंद चार्लू ने। पी आनंद चार्लू ने। एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था नागपुर में। नागपुर में 1920 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? तो मूलतः जो है इसकी संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? रास बिहारी बोस ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये मिला मोहनजोदड़ो से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी पूछ रहे थे। लंबाई इसकी है 11.88 मीटर, चौड़ाई है इसका 7.01 मीटर और यह गहरा है 2.43 मीटर। ये आप लोग याद रखें। मोहनजोदड़ो या सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी जो है उत्खनन करता थे राखल दास बनर्जी, किया था 1922 ईस्वी में। हड़प्पा खोज किया था दयाराम सोहनी जी ने 1921 ईस्वी में, और यह रावी नदी के किनारे। कालीबंगा की बात करें तो यह घग्गर नदी के किनारे है और इसका खोज किया था अमलानंद घोष और बीके थापर जी ने। वहीं बात करें चनहुदड़ो, तो यह जो है जितना दड़ो है सब जो है सिंधु नदी के किनारे है। इसका खोज किया था MC मजूमदार जी ने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना कब किया गया था? तो हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना किया था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। 1945 ईस्वी को। वहीं बात करें इसके जो प्रमुख अंग है वह है महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क जो है इसकी स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है सार्क का वह कहाँ है? काठमांडू में। नेपाल के काठमांडू में है इसका हेडक्वार्टर। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है G15 एक समूह है। तो G15 एक समूह है किसका? तो यह समूह है विकासशील देशों का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विकासशील देशों का यह एक समूह है। जबकि G8 इसकी स्थापना किया था 1975 ईस्वी। 1975 ईस्वी में G8 में जो शामिल देश है वह है कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। तो वह कहलाता है भूसंधि। क्या कहलाता है? भूसंधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल डमरू मध्य यह जो है दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला पतला सकरा पट्टा होता है जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो ब्लैक जो फिल्म बना था यह किसके जीवन से प्रभावित था? हेलन केलर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किससे? हेलन केलर से। हेलन केलर एक अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक और टीचर थी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी। विषुवत रेखा जिन जिन देशों से गुजरती है वह देश है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। इन देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत से जो रेखा गुजरती है वह है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। अगला प्रश्न है दिवाली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है। तो दिवाली जो प्रकाश का त्यौहार है किसका निर्वाण दिवस है? तो इस दिन जो है भगवान महावीर का निर्वाण प्राप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हुडको क्या है? तो हुडको यह क्या है? तो हुडको यह एक आवास और शहरी विकास निगम है।
आवास और शहरी विकास निगम हुडको। यह शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी स्वामित्व वाली निगम है हुडको। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो पूरब नहीं, पश्चिमी सीमा बनाती है। तो वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है? वह है अरावली पर्वत श्रृंखला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत श्रृंखला। अच्छा, अरावली की बात आई तो अरावली का जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर नाम है। अगला प्रश्न शारदा अधिनियम संबंधित था, तो ये संबंधित था बाल विवाह से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शारदा एक्ट जो है यह पारित हुआ इरविन के समय में। इरविन के समय में 1930 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके अनुसार लड़कियों का विवाह का उम्र 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष जो है रखा गया था। विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम यह पारित किसके समय में होता? केनिन के समय में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। विधवा विवाह का अनुमति दिया गया था। वहीं अंतर्जातीय विवाह से संबंधित जो नेटिव मैरिज एक्ट था यह पारित हुआ था नॉर्थ ब्रुक के समय में। नॉर्थ ब्रुक के समय में पारित हुआ था 1872 ईस्वी को। 1872 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न है, 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है इटली का रोम शहर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली का रोम शहर। अच्छा, पोप का शहर किसे जाना जाता है? तो इसे रोम को ही जाना जाता है पोप का शहर। रोम को ही जाना जाता है प्राचीन विश्व की सामग्री। रोम को ही पश्चिम का बेबीलोन भी कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन भी कहा जाता है। वहीं बात करें न्यूयॉर्क को, न्यूयॉर्क को कहा जाता है गगनचुंबी इमारतों का नगर। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। वहीं कुछ और देख लेते हैं। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को की बात करें, सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को शहर जो अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, ये 50 प्रश्नों को आज हम लोगों ने देखा। 50 प्रश्न को कल की वीडियो हम लोग कवर करेंगे, पूरे विस्तार से देखेंगे। सभी एग्जाम के लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। रोज कम से कम 2 सेट आप लोगों को जरूर लगाना है, तब जाके आपका पीटी क्लियर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।